हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट में डीपीपी 8 नंबर। हमारा टारगेट है बायोलॉजी में 360 में से 360, 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स कवर करना। तो ये जो डीपीपी 8 नंबर है, इसमें मैं आपको 10 जनरल बायोलॉजी के एमसीक्यू पूछूंगा और हर क्वेश्चन के बाद हर क्वेश्चन मैं आपको के सामने पढ़ूंगा और उन क्वेश्चन के 4 ऑप्शन भी आपके सामने पढ़ूंगा। और क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ने के बाद यहाँ पे जो टाइमर आप देख रहे हो, ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे टाइमर स्टार्ट होगा, आपको 30 सेकंड मिलेंगे हर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए और उन 30 सेकंड के बाद मैं आपको उसका आंसर भी बताऊंगा और प्लस उस आंसर को एक्सप्लेन भी करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सो वेरियस टिश्यू कंबाइंस टू फॉर्म डैश नेक्स्ट स्टेज। मतलब काफी सारे टिश्यू एक साथ मिलके क्या बनता है। सो ऑप्शंस आर कैलस, ऑप्शन बी इज सेल्स, ऑप्शन सी इज ऑर्गन एंड ऑप्शन डी इज ऑर्गन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन, काफी सारे टिश्यू एक साथ आने के बाद क्या बनता है? कैलस, सेल्स, ऑर्गन्स, बॉडी। Come on guys, timing is running. So time up. So guys, जब काफी सारे टिश्यू एक साथ में आते हैं तो उससे क्या बनता है? उससे बनता है ऑर्गन। तो हमारा सही आंसर है सी, ऑर्गन। अब बाकी की चीजें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कैलस, जब हम टिश्यू कल्चर परफॉर्म करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर, तो प्लांट टिश्यू कल्चर के समय टिश्यू जो होता है उसे टिश्यू को हम कहते हैं कैलस, लेकिन उस वक्त हम उसे टिश्यू की जगह पर वर्ड हम यूज करते हैं कैलस। तो कैलस क्या होता है? कैलस इज अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ अ सेल। सो आंसर इज सी, कैलस। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड। टू और मोर पॉपुलेशन ऑफ अ डिफरेंट स्पीसीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया from option A biosphere, option B community, option C population system and option D none of this. So your time starts now. जब दो और दो से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज एक साथ रहती है और आपस में इंटरेक्शन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर, कम्युनिटी, पॉपुलेशन सिस्टम या तो नन ऑफ अबव। तो गाइस टाइम अप हो जाता है हमारे यहाँ पे। तो when two or more than two different species living together and interact together in a specific area, they are simply called it as a, yes, they are simply called it as a community. मान लो अगर एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में काउ, बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, जिराफ, लायन, मंकी, ये अलग अलग प्रकार के एनिमल एक ही एरिया में पाए जाते हैं, तो उस वाली जगह को हम कहते हैं कम्युनिटी। अब ये कम्युनिटी और पॉपुलेशन दोनों में डिफरेंस क्या है अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी? यस, व्हेन व्हेन देयर इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज, it is called population, and group of living organism belonging to different species, it is called community. अगर एक एरिया में सेम टाइप के सब एनिमल होंगे तो उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन, और अगर एक एरिया में डिफरेंट टाइप के एनिमल होंगे तो उसे हम कहेंगे कम्युनिटी। तो इसका आंसर आ जाता है हमारा बी, सेकंड, कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज ए जीन्स, बी न्यूक्लियस, सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डी न्यूक्लियोलस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन गाइस, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, डीएनए का फंक्शनल यूनिट क्या है? जीन्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या तो न्यूक्लियोलस। तो गाइस टाइम खत्म होता है यहाँ पे आपका। तो जो डीएनए का फंक्शनल यूनिट होता है, उस फंक्शनल यूनिट को हम कहते हैं जीन्स।
देखो न्यूक्लियस एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर डीएनए पाया जाता है सेंटर में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस का जो ऊपर की लेयर होती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियोलस ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो जीन्स ये वो वाले डीएनए के छोटे छोटे पीसेस हैं जिनको काफ़ी सारे जीन्स को एक साथ में अरेंज करने के बाद क्या बन जाता है, डीएनए बन जाता है, आरएनए बन जाता है। तो हमारा आंसर है ए, जीन्स। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is an example of a molecule? Option A, chloroplast. Option B, a nervous cell. Option C, hydrogen. And option D, DNA. Your time starts now. Come on guys, आपको पूछा गया इन चारों में से मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल कौन है, इन चारों में से मॉलिक्यूल कौन है? तो आपको 50% आंसर तो शायद आपने गेस कर लिया होगा। आई डोंट नो 100% किया है या नहीं, लेकिन 50% तो आप गेस कर सकते हो। गाइस टाइम अप हो जाता है आपका यहाँ पे। तो देखिए हमारा ए ऑप्शन जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज अ ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल मोस्ट प्रोबेबली, एंड इट इज एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट फूड प्रोडक्शन करने में इन्वॉल्व है, फोटोसिंथेसिस करने में इन्वॉल्व है। तो इसका आंसर ऑप्शन है ए। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है क्योंकि हमें मॉलिक्यूल का एग्जांपल निकालना है। सेकंड, नर्वस सेल। नर्वस सेल भी एक लिविंग सेल ही है बिकॉज ये हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती है। तो क्लोरोप्लास्ट इज अ वन ऑर्गेनल एंड नर्वस सेल इज अ वन सेल। हाइड्रोजन एंड डीएनए, अब इसमें देखें कि मॉलिक्यूल कौन सा है, तो ए और बी तो ऑप्शन कट हो गए। अब हाइड्रोजन और डीएनए मतलब सी और डी में ऑप्शन मॉलिक्यूल कौन सा है? तो देखिए हाइड्रोजन जो है ये मॉलिक्यूल नहीं है, हाइड्रोजन है एटम। यस, हाइड्रोजन है एटम। तो डीएनए क्या है? तो हाँ, डीएनए एक मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड ऐसे दो कंपोनेंट से बना हुआ है। तो हमारा आंसर निकल के आता है डी, डीएनए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, सेल, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस अगर आपने याद रखा होगा 11th स्टैंडर्ड की सबसे बेसिक बायोकेमिस्ट्री, सबसे बेसिक बायोलॉजी है। रॉबर्ट हुक किन से रिलेटेड है? रॉबर्ट हुक इज रिलेटेड टू, कम ऑन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी लिवेन हुक, ये काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं बायोलॉजी में जिन्होंने बिगिनिंग में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ढूंढे हैं। सो योर टाइम अप नाउ। सो गाइस रॉबर्ट हुक इज रिलेटेड टू व्हाट? डिस्कवरी ऑफ अ सेल। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की हुई थी, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, डीएनए की डिस्कवरी की थी, तो डीएनए की डिस्कवरी की थी वॉटसन और क्रिक साइंटिस्ट ने की थी। तो चलिए आगे हम डिटेल में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मलेरिया इज एसोसिएटेड विथ, ऑप्शन ए क्यूलेक्स मॉस्किटो, ऑप्शन बी क्यूलिस्टा मॉस्किटो, ऑप्शन सी एनोफिल्स मॉस्किटो, ऑप्शन डी एडिस मॉस्किटो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमें सिंपली ये पूछा गया है कि मलेरिया किससे होता है, कौन सी मॉस्किटो से होती है? तो क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेस्टा मॉस्किटो, एनोफिल्स मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो, इन चारों में से कौन सी मॉस्किटो से जनरली मलेरिया होता है? तो अगर आपको मलेरिया के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है तो शायद आप आंसर इजीली गेस कर सकते हो। तो गाइस टाइम अप हो गया है आपका। तो देखिए मलेरिया जो होता है वो एनोफिल्स मॉस्किटो होती है। एनोफिल्स में जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसके थ्रू जनरली मलेरिया ट्रांसमिट होता है। मतलब ये जो एनोफिल्स मॉस्किटो ये कुरियर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मतलब एक ह्यूमन को अगर मलेरिया है तो अगर ये मॉस्किटो उस इंसान को काट लेती है ब्लड सक करने के लिए, ब्लड उनका एक्चुअली फूड है, तो ब्लड सक करने के लिए अगर ये एनोफिल्स मॉस्किटो उस इंसान को काटती है और अगर फिर ये मॉस्किटो किसी हेल्दी ह्यूमन बींग को काटती है तो इससे ट्रांसमिट होता है क्या? मलेरिया ट्रांसमिट होता है। तो ये है एनोफिल्स मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 7, इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय,
ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी फ्लोरी एंड चेन, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर एंड ऑप्शन डी सेंटामिनस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो इसका जो भी आंसर है उनको हम कहते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी और फादर ऑफ वैक्सीनेशन। Come on guys, immunization by vaccination was first introduced by Fleming, Florentier, Edward Jenner, Sentaminus. So your time stop. So guys, इसका आंसर हो जाता है सी एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर वो वाले साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के ऊपर स्टडी की हुई थी। तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इन्होंने बनाई हुई थी, सबसे पहली वैक्सीन इन्होंने डिस्कवर की हुई थी। तो एडवर्ड जेनर को हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी और फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द कॉलम 1 सेल ऑर्गेनल विथ कॉलम 2 देयर साइंटिस्ट। मतलब कॉलम 1 जो है उसमें हमने सेल ऑर्गेनल दिए हैं और कॉलम 2 जो है उसमें हमें साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं। तो हमें इन दोनों को आपस में मैच करना है। देखो सेल, तो सेल एंटोनी वैन लीवेनहुक, इन्होंने तो माइक्रोस्कोप डिस्कवर की थी। सॉरी मैंने आपको डायरेक्ट यही चलो बता रहा हूँ, इससे तो अच्छा आप पहले देख लीजिए आप, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। यस हटा देता हूँ मैं यहाँ से। चलो आपको इतना तो पता हो गया कि एंटोनी लेवेनहुक ने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया हुआ था, मतलब डी का फर्स्ट के साथ तो मैच होगा ही। तो आप देख लीजिए डी का फर्स्ट के साथ कहाँ मैच हो रहा है। सो गाइस यहाँ पे टाइम खत्म हुआ है आपका। तो यहाँ पे देखिए सेल जो है वो किसने डिस्कवर किया होता है, रॉबर्ट हुक ने, हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले। तो ए का थर्ड के साथ मैच हो रहा है। तो ए का थर्ड के साथ कहाँ है, ए में देखो, ए के थर्ड के साथ, ए में, बी में ए का फर्स्ट के साथ, तो ये बी वाला ऑप्शन तो कट हो गया। और सी में देखो ए का सेकंड के साथ, मतलब डायरेक्टली ऑप्शन ए ही सही निकल रहा है। देखिए न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, मतलब बी का सेकंड है डायरेक्ट, तो बी का सेकंड है। फिर प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म वो डिस्कवर्ड बाय जेई परकिंजे, तो सी का फोर्थ है, तो सी का फोर्थ। और फाइनली माइक्रोस्कोप एंटोनी वैन लीवेनहुक, तो डी का है फर्स्ट वाला आंसर। तो गाइस इस तरीके से हमने 8th नंबर क्वेश्चन सोल्व कर लिया। तो इसका आंसर आ जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 9, पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड्स ऑन ए नेटिलिटी, बी मोर्टेलिटी, सी इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन एंड डी ऑल ऑफ दिस। कम ऑन, पॉपुलेशन डेंसिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होती है, नेटिलिटी के ऊपर होती है, मोर्टेलिटी के ऊपर होती है, इमिग्रेशन इमाइग्रेशन के ऊपर होती है और ऑल ऑफ दिस के ऊपर होती है। कम ऑन, क्या है, क्या लगता है आपको आंसर सही? सो गाइस टाइम अप हो गया यहाँ पे आपका। तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब लोक संख्या की जो घनता है, मतलब डेंसिटी है, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, नेटिलिटी मतलब जन्म दर बर्थ रेट, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर मतलब डेथ रेट, और सी है इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन और ऑल ऑफ दिस। तो इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई दूसरी कंट्री से कुछ लोग हमारे यहाँ पे आ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं इमाइग्रेशन। और अगर हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में कुछ लोग जाते हैं तो उसे हम कहते हैं इमिग्रेशन। तो पॉपुलेशन काउंटिंग करने के लिए, पॉपुलेशन डेंसिटी को स्टडी करने के लिए हमें इन सभी फैक्टर को स्टडी करना पड़ता है। बर्थ रेट को भी स्टडी करना पड़ता है, कितना बर्थ हुए पर ईयर, मोर्टेलिटी को मतलब डेथ रेट को भी स्टडी करना पड़ता है, और इमिग्रेशन इमाइग्रेशन को स्टडी करना पड़ता है। तो इसका आंसर निकल के आता है ऑल ऑफ दिस। सो डी आंसर है इसका। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्रिश्चियन बर्नर्ड इज एसोसिएटेड टू ऑप्शन ए फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, ऑप्शन बी टिश्यू कल्चर, ऑप्शन सी प्लियोट्रोपी, ऑप्शन डी आरडीएनए टेक्नोलॉजी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
कॉमन गाइस, क्रिश्चियन बर्नर्ड, याद रखिए क्रिश्चियन बर्नर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है? फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, टिश्यू कल्चर, प्लियोट्रोपी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। सो गाइस, टाइम अप। क्रिश्चियन बर्नर ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने आरडीएनए टेक्नोलॉजी नहीं, ना ही टिश्यू कल्चर, ना ही प्लियोप्रोटेसी। ये पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया हुआ था, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। तो गाइज ये थे हमारे 10 एमसीक्यू, और ये थी हमारी आज की डीपीपी, नीट की डीपीपी 8 नंबर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी मोबाइल स्क्रीन पे पहुंचती रहे। सो थैंक यू सो मच।